आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल के लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने यूनिट 5 का लास्ट पॉइंट 5.5 को डिस्कस कर रहे थे, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो कल इवाल्यूएशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और इवाल्यूएशन के कुछ टाइप्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो जैसे इवाल्यूएशन के अंतर्गत हम लोगों ने इवाल्यूएशन क्या है या इवाल्यूएशन की क्यों जरूरत पड़ती है और इवाल्यूएशन कितने प्रकार का होता है, इवाल्यूएशन के स्टेप्स क्या हैं, इन मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। तो इवाल्यूएशन के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले हम लोगों के सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, समस्या होती है। उस समस्या के समाधान के लिए हम लोग उद्देश्य बनाते हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए टीचिंग करते हैं और टीचिंग के लास्ट में इवाल्यूएशन किया जाता है और इवाल्यूएशन के लिए कुछ ना कुछ टूल्स और टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे इवाल्यूएशन के स्टेप्स थे। नंबर 1 समस्या, फिर उद्देश्य, इसके बाद शिक्षण और फिर मूल्यांकन। ऐसा करके ये हमारे इवाल्यूएशन के स्टेप हमने बताए थे। सर्वप्रथम हमने इवाल्यूएशन के 2 टाइप्स बताए थे। पहला एनआरटी बताया था और दूसरा सीआरटी बताया था। एनआरटी को हमने बताया था कि एनआरटी हमारा नॉर्म रेफरेंसेस टेस्ट होता है और सीआरटी को क्राइटेरियन रेफरेंसेस टेस्ट कहते हैं। एनआरटी जो होता है, कहीं ना कहीं ग्रुप में हम लोग जब काफी सारे स्टूडेंट एक साथ ग्रुप में होते हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों के इवाल्यूएशन करना होता है, तो एनआरटी टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें लोचशीलता का गुण पाया जाता है। लोचशीलता का आशय यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी से है, लचीलापन से है। और जो सीआरटी होता है, जिसको हम लोग क्राइटेरियन रेफरेंसेस टेस्ट या निकट संदर्भित परीक्षण कहते हैं, तो कहीं ना कहीं समूह में व्यक्ति सापेक्षिक अध्ययन किया जाता है। जैसे 100 लोगों की क्लास है या 100 लोगों में राम कोई एक स्टूडेंट है और 100 लोगों में से व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं राम का परफॉर्मेंस नापा जाए, उसका व्यवहार मापा जाए या उसके निष्पादन का पता किया जाए, तो यहाँ पे हम लोग सीआरटी टेस्ट का उपयोग करते हैं। और जो सीआरटी टेस्ट होते हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात लचीलापन नहीं होता है। तो ये हमारे सीआरटी टेस्ट थे। एक बार हम लोगों ने दोबारा से इसको ब्रीफ में, संक्षेप में रिवीजन कर लेते हैं। और इसके बाद फिर से हमने 2 टाइप्स टेस्ट बताया था। एक आपका डायग्नोस्टिक, जिसको हम लोग नैदानिक कहते हैं, और दूसरा हमारा रिमीडियल होता है। नैदानिक में हमने बताया था कि नैदानिक में सर्वप्रथम समस्या के कारणों का पता लगा करके तत्काल उस समस्या का समाधान कर दिया जाता है। तो ऐसे टेस्टों को हम लोग नैदानिक टेस्ट कहते हैं। और जो नैदानिक टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो वह सामान्य बच्चों पे इसका उपयोग किया जाता है। यानी तत्कालिक रूप से, माना कि जैसे आपको फीवर आया, बुखार आया या और किसी प्रकार की समस्या है और तत्काल जा करके आप किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं। कल मुझको वर्ड नहीं याद आ रहा था, फिजिशियन के पास जाते हैं। फिजिशियन वो होते हैं जो थोड़ा थोड़ा सा करके ओवरऑल सभी बीमारियों के बारे में बेसिक जानकारी रखते हैं। तो जैसे आपको फीवर आया और या कोई तकलीफ हुई,
तत्काल आप फिजिशियन के पास गए और उस फिजिशियन ने आपकी उस समस्या से रिलेटेड कारणों के बारे में जाना और जान करके तत्काल आपको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट दे दिया, और ट्रीटमेंट देने के बाद तत्काल आपको रिस्पांस मिल जाता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो डायग्नोस्टिक होता है, जिसको हम लोग नैदानिक कहते हैं, जिसका उपयोग कहीं ना कहीं सामान्य बच्चों के लिए किया जाता है। ये जो डॉक्टर्स का मैंने बताया, तो डॉक्टर्स तो ये एक तरह से फॉर एग्जाम्पल्स की बात हो गई। और दूसरा जो हमारा होता है रिमीडियल, रिमीडियल का मतलब होता है उपचारात्मक। आपके कोर्स में भी आप लोग रिमीडियल टीचिंग के बारे में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं। तो जो रिमीडियल होता है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं समस्या के कारणों की खोज करके धीरे धीरे करके उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। और जो रिमीडियल टीचिंग का उपयोग होता है, यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए करते हैं, क्योंकि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी समस्याओं का समाधान हम लोग एक दिन में नहीं कर सकते हैं। इसके बाद फिर से आपको हमने टू टाइप्स टेस्ट बताया था, वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ की इंग्लिश सब्जेक्टिव होती है। तो जो सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें विश्वसनीयता पाई जाती है, साथ साथ वैधता होती है, यानी रिलायबिलिटी को विश्वसनीयता कहते हैं और वैलिडिटी हमारी वैधता होती है। तो कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होते हैं उनमें वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है, साथ साथ वैधता का गुण पाया जाता है। और मोस्टली इन टेस्टों में ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंतर्गत बंद प्रश्नावलियां होती हैं और क्षेत्र इनका सीमित होता है। और क्लोज्ड क्वेश्चनायर्स के बारे में जान लो कि क्लोज्ड क्वेश्चनायर्स क्या होते हैं, या बंद प्रश्नावलियां क्या होते हैं, या बंद प्रश्न क्या होते हैं। तो बंद प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें एक प्रश्न दिया होता है और एक प्रश्न के 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, और उन 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही होता है। अलग से अगर आप उसके बारे में कुछ लिखना चाहें, बताना चाहें, तो इसकी स्वतंत्रता नहीं होती है। इसलिए इनको बंद प्रश्नावलियां कहा जाता है और क्षेत्र इनका सीमित होता है। तो पहले टाइप में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, जिन्हें हम वस्तुनिष्ठ कहते हैं, और दूसरा आत्मनिष्ठ टेस्ट कहते हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होती है आत्मनिष्ठ की, जिनमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न शामिल होते हैं। और ये सारे टूल्स या टेक्निक्स का इस्तेमाल कहीं ना कहीं छात्रों का आप लोग इवैल्यूएशन करने के लिए ही करते हैं। तो दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चनायर्स होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। डिस्क्रिप्टिव को हम लोग विस्तृत उत्तरीय कहते हैं। कहीं ना कहीं इनका क्षेत्र विस्तृत होता है और आप लोगों को पूरी तरह से अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, यानी जो भी आपको अपना विचार प्रकट करना होगा, तो कहीं ना कहीं 150-200 शब्दों में आप डिटेल से उसको निबंधात्मक प्रश्नों के रूप में आप उसके उत्तर लिख सकते हैं। तो ये हमारे डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद फिर हमने चर्चा किया था 2 टाइप, एक आपका क्वांटिटेटिव जिसको हम लोग परिणात्मक कहते हैं, और दूसरा आपका होता है क्वालिटेटिव जिसे गुणात्मक कहा जाता है। तो क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी शब्द से आपका कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव बना है, और क्वांटिटेटिव का मतलब मात्रात्मक होता है। मतलब आप किसी चीज का इवैल्यूएशन करें और इवैल्यूएशन करने के बाद जो उसका निष्कर्ष निकलता है, जब आप उस वैल्यू को कहीं ना कहीं अंकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो वह हमारा परिणात्मक होता है। और दूसरा गुणात्मक हमने बताया क्वालिटेटिव, यानी कि उसमें गुण क्या है, तो जिसको गुण के रूप में लिखते हैं, जैसे आपका ईमानदारी हो गया, सत्यनिष्ठता हो गया, कर्तव्यनिष्ठता हो गया। तो इस तरह की चीजों को जब हम लोग शब्दों के रूप में कहीं ना कहीं प्रदर्शित करते हैं, तो वो हमारा गुणात्मक टेस्ट के अंतर्गत आता है। फिर हमने 2 टाइप्स का इवैल्यूएशन आपको बताया था,
फॉर्मेटिव और सुमेटिव जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं मेथड्स पेपर्स में अक्सर फॉर्मेटिव और सुमेटिव इवैल्यूएशन के बारे में पूछा जाता है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है और सुमेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। तो फॉर्मेटिव को मैंने बताया था कि फॉर्मेशन से बना है और फॉर्मेशन मीन्स होता है निर्माण। तो फॉर्मेटिव को हिंदी में निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं और इसकी सेकंड मीनिंग जो दूसरे नाम से भी पूछता है तो निर्माणात्मक को रचनात्मक भी कहते हैं। और जो सुमेटिव होता है तो सुमेटिव को हम लोग योगात्मक इवैल्यूएशन कहते हैं और योगात्मक को संकल्पनात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी अगर आपको नहीं याद होती है तो आप इंग्लिश वर्जन याद करके आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। फॉर्मेटिव पहला और दूसरा सुमेटिव। तो पहले फॉर्मेटिव को आप लोग समझिए। फॉर्मेटिव को हमने बताया था कि यह इस प्रकार का इवैल्यूएशन होता है जो टीचिंग के दौरान ओवरऑल पूरे टीचिंग के साथ साथ लगातार जब मूल्यांकन किया जाता है, छात्रों का फीडबैक लिया जाता है, तो ऐसे इवैल्यूएशन को हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको थोड़ा सा बताया और बताने के बाद या समझाने के बाद फिर से आपसे फीडबैक ले ये जानने का प्रयास करें कि क्या जो चीजें मैंने आपको बताया समझाया वो चीजें आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। तो यह एक प्रकार से आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल होगा। जैसे आपका इकाई परीक्षण होता है, मासिक टेस्ट होता है, या आपका एक तरह से आप क्या कहते हैं, कोई पैराग्राफ दे दिया गया और या जितना आपको सब्जेक्ट मैटर टॉपिक पढ़ाया गया, पढ़ाने के बाद तत्काल जब आप लोगों का इवैल्यूएशन किया जाता है तो ऐसे ही इवैल्यूएशन को हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। सुमेटिव, सुमेटिव का मतलब होता है योगात्मक। योगात्मक का आशय होता है कि पूरा जोड़ करके, यानी ओवरऑल जब सिलेबस हम लोग फिनिश कर देते हैं पढ़ा करके, कोर्स खत्म हो जाता है और इसके बाद जब लास्ट में कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन किया जाता है तो ऐसे इवैल्यूएशन को हम लोग योगात्मक इवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स हमने बताया था कि या तो एनुअल एग्जाम होता है या सेमेस्टर एंड एग्जाम होता है। ऐसे इवैल्यूएशन को हम लोग योगात्मक इवैल्यूएशन के अंतर्गत रखते हैं। साथ में कुछ मेन पॉइंट्स बताया था मैंने कि कभी कभार ऑब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कुछ ऐसा प्रश्न को घुमा देता है कि एकदम हूबहू मिलते हुए ऑप्शंस लगेंगे, तब कैसे हम लोग पकड़ेंगे। तो अगर कभी ऐसा करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा के लिए या सीखने के लिए, जब ऐसा पूछा जाए आपसे कि शिक्षा के लिए या सीखने के लिए, तो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में पूछ रहा है। जब शिक्षा के लिए या सीखने के लिए पूछा जाए तो वह आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। दूसरे का हमने ये बताया था कि शिक्षा का मूल्यांकन। शिक्षा के लिए पहले वाले में बोला गया कि शिक्षा के लिए या सीखने के लिए, तो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जब पूछा जाए शिक्षा का मूल्यांकन, तो शिक्षा का मूल्यांकन तो आपका सुमेटिव इवैल्यूएशन होगा। तो इस तरह से ये संक्षेप में एक बार हमने दोबारा से रिवीजन किया ओवरऑल इवैल्यूएशन के बारे में कि इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन के स्टेप्स क्या हैं और इवैल्यूएशन के टाइप्स क्या हैं। मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जैसे वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ के बारे में मैंने बताया, डायग्नोस्टिक और रिमीडियल के बारे में बताया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में बताया, फॉर्मेटिव और सुमेटिव के बारे में बताया, तो पता एनआरटी सीआरटी के बारे में बताया। अब इन्हीं से कोई ना कोई एक दो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे और इतने सारे इवैल्यूएशन को उसमें डाल दिया जाएगा कि पता चले नैदानिक को रख दिया गया, रिमीडियल को रख दिया गया, वस्तुनिष्ठ हो गया, आत्मनिष्ठ हो गया, परिणात्मक हो गया या गुणात्मक हो गया, लेकिन उनमें से कहीं ना कहीं कोई एक ऑप्शन ही सही होगा।
तो वो आपको पता करना होगा कि प्रश्न के अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं मेन टॉपिक में, जो हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, जिसे हम लोग सीसीई सीसीई कॉन्टिन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवाल्युएशन, इसके फुल फॉर्म को भी आप लोग पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सीसीई कॉन्टिन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवाल्युएशन। बहुत बार हमने अपनी क्लास में बताया है कि वर्तमान में जो टीचिंग हो रही है या शिक्षा दी जा रही है, तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत कहीं ना कहीं छात्रों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा रहा है, यानी सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। सर्वांगीण का मतलब छात्रों के सभी पक्षों का, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, शैक्षिक, सांवेगिक, संवेगात्मक, इस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट एजुकेशन के थ्रू किया जा रहा है। पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था, तो पता चलता है कि सभी पक्षों के डेवलपमेंट पे जोर नहीं दिया जाता था, ओनली रटंत विद्या वाली एजुकेशन थी। पढ़ा लिखा पास हुआ, पढ़ा लिखा पास हुआ, पढ़ा लिखा पास हुआ, ये वाला सिस्टम चलता था कि स्टूडेंटों को रटाया गया, पढ़ाया गया, स्टूडेंटों ने रट लिया और परीक्षा को पास कर लिया। लेकिन आज के एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं छात्रों के सर्वांगीण विकास पे जोर दिया जाता है। तो जब कहीं ना कहीं सर्वांगीण विकास पे जोर दिया जाता है, तो छात्रों के सर्वांगीण पक्षों का मूल्यांकन भी होना चाहिए सतत। पहले क्या हुआ कि 6 मंथ में आपका सिलेबस फिनिश हुआ या 1 ईयर्स में आपका सिलेबस फिनिश हुआ, लास्ट में साल भर के बाद एक बार परीक्षा हो गई, हाँ परीक्षा ठीक रही, आप पास कर गए, अगली कक्षा में प्रवेश करा दिया गया। लेकिन 2005 में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना है, एनसीएफ बना है, कंपटीशन वाले स्टूडेंटों ने एनसीएफ के बारे में पढ़ रखा होगा या पढ़ा होगा, जिसे हम लोग एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहते हैं। तो 2005 एनसीएफ हमें यही बताता है कि छात्रों का कहीं ना कहीं एजुकेशन के थ्रू सर्वांगीण विकास किया जाना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। जो शिक्षा हो वो रटंत पद्धति से मुक्त हो, यानी रटंत पद्धति वाली शिक्षा नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ छात्रों को विषय वस्तुओं को सिर्फ और सिर्फ रटाया जाए, रटाया ना जाए, बल्कि उसको समझाया जाए और प्रैक्टिकल रूप में प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए, ताकि छात्र उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है एनसीएफ 2005 से कि शिक्षा बिना बोझ के, यानी जैसे छोटे बच्चों के क्लासों में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास के बच्चों को आप लोग देखते होंगे कि पीठ में उनके ऊपर कितना भारी बैग लाद दिया जाता है, यानी कॉपी और बुक्स का इतना लंबा पैकेज बना दिया जाता है कि पता चलता है जितना वेट नहीं बच्चे का होता, उतना कहीं ना कहीं उनके बैग का बोझ होता है। तो विदाउट वर्डन, यानी एजुकेशन जो हो वह कैसी हो, वह बिना बोझ के होना चाहिए। तो साफ साफ थोड़ा सा आप सीसीई के जो हमने फुल फॉर्म बताया, कॉन्टिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवाल्युएशन, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? लगातार, मतलब बगैर रुके हुए लगातार चलना, तो ये आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस, सतत, यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव। कंप्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, एक तरह से विस्तार, और इवैल्यूएशन आपका मूल्यांकन, यानी जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, तो सतत का मतलब है कि लगातार अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, पर डे सिखाया जा रहा है, तो आपका क्या ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है,
क्योंकि लर्निंग के डिफिनीशन में भी कहीं ना कहीं लर्निंग की डिफिनीशन से ये दी गई है कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज टू बिहेवियर। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तब तो हम मान के चलेंगे कि आप में लर्निंग हो रही है। अगर आपके व्यवहार में वांछित परिवर्तन नहीं आ रहा तो इसका मतलब लर्निंग नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात का पता कैसे चलेगा कि नहीं आपके व्यवहार में वांछित परिवर्तन हो रहा। जैसे मोस्टली मैंने आपको एजुकेशन का पेपर पढ़ाया और एजुकेशन यानी शिक्षा के द्वारा सर्वांगीण विकास किया जाता है, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, शैक्षिक, फिलॉसफी भी पढ़ाया और नेचर के बारे में पढ़ाया, अध्यात्म के बारे में पढ़ाया, गुरु शिष्य रिलेशनशिप बताया गया, बौद्ध कालीन एजुकेशन कैसी थी, मुस्लिम कालीन एजुकेशन कैसी थी, मठ मदरसा पाश्चात्य एजुकेशन कैसी थी, मॉडर्न एजुकेशन कैसी है। तो बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें सीखने को मिलती हैं। तो सीखने का आशय यह है कि सीख करके कहीं ना कहीं उन चीजों का हम लोग अनुकरण करें, अपने आप में परिवर्तन करें। अगर पता चले कि हमारे व्यवहार में 1% कोई अंतर नहीं आ रहा है उस सीखने का, तो इसका आशय साफ साफ यही है कि जो चीजें हमें सिखाई गई हैं या जो चीजें हम सीख रहे हैं, अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब हमें लर्निंग नहीं हो रही है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यही कहता है कि जो मूल्यांकन होना चाहिए, जैसे अभी आप सेमेस्टर एंड एग्जाम वाला इवैल्यूएशन देख लें, एनुअल एग्जाम वाला देख लें, तो पूरे साल भर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, 1 महीने परीक्षा टाइम में 10 दिन 15 दिन आपने पढ़ लिया और परीक्षा पास कर लिया। तो उससे अगर देखा जाए कि क्या आपके सभी पक्षों का मूल्यांकन हो पाया, तो पता चलता है कि सभी पक्षों का मूल्यांकन नहीं हो पाया। तो जो हमारा सीसीई है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, वह यह कह रहा है कि मूल्यांकन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो लगातार ओवरऑल सभी पक्षों का किया जाए और लगातार चलता रहे बगैर रुके हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 मंथ तक हमने पढ़ाया या 1 ईयर तक पढ़ाया और लास्ट में हम आप लोगों का एक बार मूल्यांकन कर लें। इससे काम नहीं चलने वाला है, बल्कि बालक के सभी पक्षों का कि क्या बालक का बौद्धिक विकास हो रहा है, जैसी बालक की एज है तो एज के अकॉर्डिंग क्या उसका आईक्यू लेवल बढ़ रहा है, उसका इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, उसका बौद्धिक विकास हो रहा है, उसका शारीरिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। 5वीं क्लास का अगर बच्चा है तो 5वीं क्लास के बच्चे का जो एक सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो क्या उस इस तरह का सोशल डेवलप उसमें देखने को मिल रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस इस तरह का हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट जो एक 5 क्लास का बच्चे की एज कहीं ना कहीं 10 साल होगी, 10 साल के बच्चे का जो एक्चुअल हाइट और वेट होना चाहिए, तो उस स्तर से उसका शारीरिक विकास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। चारित्रिक विकास के लिए कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा पढ़ाई जा रही है, तो क्या उसमें नैतिकता का विकास हो रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, माता पिता को सम्मान करना, उनके पैर छूना, अपने से बड़े लोगों का कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करना, उनका कहना मानना, जो चीजें बताई जाए उसका अनुकरण करना, तो क्या ये सारी चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि एज के अकॉर्डिंग बालक का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वह डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो सीसीई हमारा यही बताता है कि इवैल्यूएशन लगातार पूरी टीचिंग के दौरान सतत रूप से और व्यापक रूप से, व्यापक का आशय यहाँ पे यही है कि कहीं ना कहीं शिक्षा के द्वारा अगर बालक का सर्वांगीण डेवलपमेंट की बात आती है तो कहीं ना कहीं सर्वांगीण पक्षों का इवैल्यूएशन भी होना चाहिए और बालक का जो पक्ष कमजोर है उस पक्ष की कमजोरी को कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन था। एक तरह से कॉन्सेप्ट यही है कि जब हम बालक के सभी पक्षों का लगातार मूल्यांकन करते हैं तो ऐसे मूल्यांकन को हम लोग सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। अब जैसे अभी 2015 में
कुछ चीजें आ गई हैं। रिजल्ट वगैरह में आपके सीधे सीधे मार्क्स ना लिख करके उसमें कुछ कोडिंग की जाती है, जैसे सीबीसीएस। सीबीसीएस जिसको हम लोग चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कहते हैं। सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम गुणात्मक मूल्यांकन है। यह यूजीसी ने 2015 में इस चीज को लागू किया था। जैसे अभी आपके यूनिवर्सिटी में भी इस टाइम पे सीजीपीए चलता है। पहले मार्कशीट में आपका परसेंटेज लिख करके आता था कि आपका इतने परसेंट बना है, जबकि अब परसेंटेज की जगह कहीं ना कहीं आपका सीजीपीए लिख करके आता है। तो सीजीपीए का क्या फुल फॉर्म होता है? कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, एवरेज सीजीपीए, सीजीपीए। तो सीजीपीए होता है आपका कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो इस तरह से ये आपका इवाल्युएशन, और साथ साथ मेरी तरफ से आप लोगों का ये पेपर फिनिश होता है। आज के बाद से ये लास्ट पॉइंट था। अब क्योंकि हम लोगों के पास अभी पर्याप्त समय है, तो जब